नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे दूसरे चैनल अनफिल्टर्ड इंडियन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है, वो धीरे-धीरे इवॉल्व करती है समय के साथ, उसकी जरूरतों के हिसाब से। बहुत डायनामिक नहीं होती है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है। भारत की विदेश नीति भी कुछ ऐसी ही रही। आजादी के समय चाचा नेहरू नॉन अलाइंग के मूवमेंट की तरफ आगे बढ़े, बाकायदा वो तो उसके पुरोधा थे। लेकिन उसके बाद जब पता लगा अकेले खड़े रहकर विश्व में आप कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे उनकी बेटी सोवियत यूनियन के पास आती चली गई। बाकायदा वो पैक्ट कर लिया कि रशिया पे हमला, भारत पे हमला, भारत पे हमला, रशिया पे हमला। उसका फायदा भी हुआ सन 1971 में। खैर वो एक अलग बात थी, उस पर कभी बात करेंगे कि कैसे वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं था। दरअसल वो युद्ध यूएसए और रशिया का था, जो बंगाल की खाड़ी में भारत और पाकिस्तान उन दोनों के लिए लड़ रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे सोवियत यूनियन कमजोर होता गया, उसका विघटन हुआ, तो भारत नए साथी तलाशने लगा। अब वो अमेरिका के पास आता गया। अमेरिका को भी लगा कि भैया साउथ एशिया में एक बड़ा पार्टनर भारत को मिलेगा, यूएसए को मिलेगा। लेकिन वो भारत को एज पार्टनर नहीं मान रहा था, सबऑर्डिनेट मान रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि भारत धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा कि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेगा। और इस दौरान रशिया भी मजबूत होता चला गया व्लादिमीर पुतिन के अंडर। वापस से भारत और रशिया करीब आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरीके से लगभग पिछले 5 से 6 सालों के अंदर, खासकर 2019 के बाद, जिस तरह का गदर भारत में काटा है वेस्टर्न ताकतों ने, अलग अलग आंदोलनों के माध्यम से, अलग अलग फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करने के माध्यम से, तो भारत अपने आप को से एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना चाहता है। और उसके एवज में जो पुराना साथी है, उसके साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करना चाहता है। और वो इस हद तक ले जाना चाहता है कि उन दोनों की इकोनॉमी इस हद तक एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल हो जाए कि वो चाहकर भी एक दूसरे के हितों के विपरीत ना जा सके। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच। दरअसल भारत और रशिया के बीच एक मेगा डील होने जा रही है, जैसे ये कह सकते हैं कि बाप ऑफ ऑल डील्स। दरअसल जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने जो सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि रशिया और भारत एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्लान के ऊपर बात कर रहे हैं 2030 तक। मतलब अपनी अर्थव्यवस्थाओं के हर आयाम को इस हद तक अपने में मिला लें और वो उसका दायरा इतना व्यापक हो कि भारत और रशिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चले। दरअसल ये सवाल उनसे पूछा गया कि क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन करने की बात हो रही है, तो उन्होंने हंसते हुए, जैसे उनकी सार्कास्टिक सी हंसी होती है, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन ये लगभग उसी की तरफ भारत और रशिया बढ़ रहे हैं, क्योंकि रशिया भी पहचान रहा है कि चाइना उसका परमानेंट दोस्त नहीं हो सकता। भारत भी समझ रहा है कि अमेरिका उसका परमानेंट दोस्त नहीं हो सकता। अब इस पूरे के पूरे मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर इन दोनों देशों को खड़े रहना है, तो एक दूसरे के सहारे की तो जरूरत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों देश कब आपको दगा दे देता, कोई सगा नहीं जिन्हें जिन्हें इन्होंने ठगा नहीं, वो स्थिति है। ऐसा नहीं है कि इनकी जरूरत नहीं है, इनके साथ अच्छे संबंध नहीं हो सकते। अजीत डोभाल हैं चाइना में फिलहाल, भारत के संबंध अमेरिका से पहले से कहीं बेहतर हैं, लेकिन वो जिस तरीके से 8 काम अच्छे करेंगे, लेकिन 2-3 काम ऐसे कर देंगे कि वो 8 को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो वो चीजों से बचने के लिए, क्योंकि भारत की एस्पिरेशन बहुत ज्यादा, भारत का मार्केट बहुत बड़ा है और रशिया के पास वो रिसोर्सेज हैं जो इस मार्केट को कैटर कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक बनना चाह रहे हैं। और वो अपनी इकोनॉमी को ऐसे फंसाना चाह रहे हैं कि जैसे किसी मशीन में गरारी फंस जाती है ना, ऐसे नहीं कि 1-2 आयाम मिल गए, भाई तेल खरीद लिया और हथियार खरीद लिया और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बेच दिया और हो गया काम। नहीं, हर कुछ। वो इसीलिए बाप ऑफ डील्स है, क्योंकि इसके ऊपर भारत और रशिया काम कर रहे हैं। किस किस सेगमेंट में काम हो रहा है उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से जो लॉन्ग टर्म प्लान है। दरअसल रशिया चाहता है कि जो आरआईसी है उसको भी रिवाइव किया जाए। खैर उसके ऊपर बाद में बात होगी, लेकिन भारत उसके पक्ष में नहीं। आरआईसी यानी रशिया, इंडिया, चाइना। अभी बताया कि चाइना पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन रशिया थोड़ा सा चाइना को इसलिए लेना चाह रहा है क्योंकि वो अमेरिका को काउंटर करना चाह रहा है। उसके बारे में अलग बात होगी। कौन कौन से आयाम हैं जहां पर भारत और रशिया साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और कुछ कमाल कर सकते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक फ्रंट। भैया
भारत से बहुत सारा इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स उधर जा सकता है, फार्मा जा सकता है, आईटी जा सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टेक्सटाइल जा सकता है, जो भारत रशिया को प्रोवाइड करा सकता है। रशिया की तरफ से फर्टिलाइजर्स है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अगर धीरे धीरे एक दूसरे के लिए मार्केट खोलें, एक दूसरे के लिए धीरे धीरे टूरिज्म का सेक्टर खोलें, रशिया वाले भारत आ सकते हैं, भारत रशिया जा सकते हैं। अब रशिया में तो बाकायदा पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हो रहा है, तो कुछ भारतीय वहां जाकर सहयोग भी कर सकते हैं कि भैया उनकी पॉपुलेशन को वापस से रिवाइव किया जा सकता है। भारत ओवर पॉपुलेशन से परेशान है, वो अंडर पॉपुलेशन से परेशान है। अगर वो सहयोग हो जाए तो भैया वैसे तो भारतीय बहुत खुश हो ही जाएंगे। ये तो मेरा एक छोटा सा सलाह है। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर हम बात करें तो भारत और रशिया बहुत कुछ कर सकते हैं। रशिया की अर्थव्यवस्था भी काफी बड़ी है, पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से काफी ठीक है। इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत को फायदा होगा। और भारत को रशिया के अंदर चाइना को रिप्लेस करना पड़ेगा, चाइना से बेहतर कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स वहां पर देने पड़ेंगे। मान लीजिए वहां पर इंपोर्ट ड्यूटीज कम हो जाती है भारतीय प्रोडक्ट के लिए, एक बेहतर सुविधा हो जाती है, कोई ट्रेड डील जैसी चीजें भारत और रशिया कर लेते हैं, तो भारत तो वैसे ही अब चीप लेबर है भारत के पास। भारत आज के समय में चाइना से सस्ता सामान बना रहा है। चाइना सिर्फ और सिर्फ अपना सामान इसलिए सस्ता बना पा रहा था क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। 100 रुपए का सामान बनाया जाता था, 90 रुपए में बेचता था, 80 रुपए में बेचता था वहां का सेलर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, और जो उसका बैलेंस बचता था वहां की सरकार उसे कहती थी भैया 20 रुपए मैं दूंगा, नुकसान उठा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्केट को भर दे। लेकिन अब वो स्थिति चाइना की नहीं रही है, क्योंकि इकोनॉमिक स्थिति चाइना की बिल्कुल डाउन हिल है। भारत वो रिप्लेस कर सकता है। तो निश्चित तौर पर इसमें रशिया के साथ म्यूचुअल कॉपरेशन में बातचीत चल रही है। उसके बाद इकोनॉमिक करेंसी सिस्टम, अगर डॉलर को बाईपास कर दिया जाता है तो कितना, या किसी युआन को बाईपास कर दिया जाता है तो एक बेहतर हो सकता है। हाँ, अभी ये प्रॉब्लम है कि भारत का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट उतना नहीं है। तो जो रूबल का जो करेंसी का सिस्टम है उसमें डिसबैलेंस है, निश्चित तौर पर है। अब भारत ने इतना तेल खरीद लिया कि उस पर रुपी रुपी हो गया रशिया पे, तो क्या करे? तो रशिया ने कहा भैया ऐसा है तो हमारे कुछ शिप बना दो तुम। तो भारत में जो कंपनीज हैं वो उनके लिए शिप तैयार कर रही हैं, या भारत को S-400 खरीदना है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, इस चीज को भी वर्कआउट किया जा रहा है कि इसका ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। भारत के लिए मतलब रशिया के मार्केट खोले जा सकते हैं क्या? भारत कोई चीजों को रिप्लेस कर सकता है क्या, ताकि इस ट्रेड को बैलेंस किया जा सके? क्योंकि दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ेगा, तब जाकर वो चीजें बेहतर तरीके से वर्कआउट हो पाएंगी। ऐसा नहीं होगा ना, भारत कहेगा मुझे ये सब कुछ चाहिए, या रशिया कहेगा सब कुछ चाहिए, लेकिन उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है, दुनिया ही नहीं बनानी है, तो आपको कुछ ना कुछ तो चीजें थोड़ी बहुत परिवर्तित करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो एनर्जी है उसके ऊपर बात चल रही है, लॉन्ग टर्म एनर्जी डील्स हो सकती है। अभी रिलायंस ने ऑलरेडी की हुई है, एक सेट प्राइस है, उस सेट प्राइस पे 10 साल तक हम तेल खरीदेंगे। अब दाम $100 जाए, $50 जाए, उस रेट पे भारत को मिलेगा। फिलहाल भी 10-15% की डिस्काउंट पे भारत खरीद रहा है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। भारत के अंदर बाकायदा LNG टर्मिनल्स बन रहे हैं, बाकायदा बात चल रही है कि भारत में नई रिफाइनरीज डाली जाए ताकि रशियन ऑयल आए, यहां पर रिफाइन हो और यहां से पूरी दुनिया को जाए, और जो भी उस पूरे प्रोसेस में जो पैसा जनरेट हो वो उस हिसाब से रशिया और भारत उसे बांट सकते हैं। तो एनर्जी के सेगमेंट में रशिया पे बहुत देने के लिए, और कोई डायरेक्ट उसे खरीद नहीं रहा है, तो भारत के माध्यम से नया मार्केट खड़ा हो सकता है, और भारत ऑलरेडी कर रहा है। मतलब यूरोप में भारत सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन गया है, मतलब वो सब थर्ड लार्जेस्ट या सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो गया है रिफाइंड तेल का। अब ये देखिए, ये हो रहा है सिर्फ रशियन तेल की वजह से। तो उसे किस तरीके से और एनहेंस किया जाए, बेहतर किया जाए, यह प्रयास किया जा रहा है। तो यही मेगा डील्स में छोटे 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 पॉइंट्स जब ऐड होंगे ना, तो एक बड़ी लार्जर पिक्चर बन के निकलेगी। तब आपको समझ आएगा कि कितना बड़ा म्यूचुअल कॉपरेशन है एक दूसरे के साथ। उसके अलावा न्यूक्लियर का सेक्टर, भारत उसमें जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उसको खरीदने की बात चल रहा है। कुंडनकुलम ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इन सब में उसमें लगाना, ताकि जो सिविल यूज के लिए न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट हो उसको हम और बेहतर तरीके से कर सके, क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ सके।
सस्ती बिजली की तरफ बढ़ सकें, उसमें जो टेक्निकल नो हाउ है, जो एक्सपर्टीज है रशिया की, उसको कैसे भारत इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही जो न्यूक्लियर परमाणु से चलने वाली पनडुब्बियां हैं, उसमें कैसे रशिया भारत का सहयोग कर सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स, उसका फायदा क्या है कि डीजल वाले होते हैं जो उस तरह के होते हैं, भैया उन्हें बहुत जल्दी जल्दी वापस सरफेस पे आना पड़ता है। ये तो महीनों महीनों सालों साल चले जाते हैं अंदर, थोड़ा सा फ्यूल डाला और चलते रहे। तो अगर इस तरह की टेक्नोलॉजीज आती है तो भारत को आत्मनिर्भर बनने में रक्षा के क्षेत्र में कितना बड़ा सहयोग मिलेगा, एनर्जी के सेक्टर में कितना बड़ा सहयोग मिलेगा। उसके बाद डिफेंस, Su-57 के लिए तो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात चल रही है, ब्रह्मोस 2 ब्रह्मोस एनजी की बात चल रही है। S-400 की 5 बैटरीज आनी थी, 5 आने थे S-400, $5.43 बिलियन की डील थी, 3 आ पाए हैं, यूक्रेन युद्ध की वजह से रुका हुआ है। रशिया ने कह दिया 2026 तक हम बाकी भी डिलीवर कर देंगे, और उसने तो ये भी कह दिया S-500 के लिए आगे संयुक्त रूप से हम बना लेते हैं। भारत में AK सीरीज के हथियार बन रहे हैं, तो डिफेंस सेगमेंट में भी भारत बहुत कुछ कर सकता है। और अगर वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाता है, TOT हो जाता है, तो भैया फिर तो भारत जो डिफेंस एक्सपोर्ट में पिछले 10 साल में 34 गुना हो गया है, और बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। और रशिया को भी ये सहयोग रहेगा, उसे भी ये डर नहीं रहेगा कि वो दुनिया में अकेला है। अभी जब यूक्रेन वाला युद्ध हुआ, लगभग सब विरोध में खड़े हो गए आकर। एक बार को तो रशिया में भी थोड़ी असहज स्थिति ये थी कि क्या किया जाए, लेकिन क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट है रशिया, एक ऐसी कंट्री है कि एनर्जी से लेके खाने तक सब कुछ सेल्फ डिपेंडेंट है। अगर कुछ बाहर से नहीं भी आएगा, काम चल जाएगा, सारे खनिज उसके पास हैं, सब कुछ है, इसलिए वो सस्टेन कर गया। लेकिन उसे आगे और अपनी इकोनॉमी को बड़ा करना है, बढ़ाना है, बेहतर करना है, तो भारत जैसे सहयोगी निश्चित तौर पर चाहिए, और टाइम एंड टेस्टेड हैं ये फ्रेंडशिप्स। उसके बाद इकोनॉमिक रूट, चेन्नई व्लादिवोस्तोक। अभी जो भारत अगर रशिया जाता है वाया यूरोप, तो लगभग 8,600 किलोमीटर पड़ता है। और अगर चेन्नई से व्लादिवोस्तोक, यानी चेन्नई से चले, मलाक्का स्ट्रेट से निकले इंडोनेशिया के ऊपर से, फिर इधर चाइना, जापान, कोरिया के पास से आप उधर जाएंगे रशिया, तो ये लगभग 3,000 किलोमीटर कम हो जाता है, 5600 के आसपास पड़ता है, 8600 से 5600। ऊपर से आपको ये खतरा नहीं कि सुएज कैनाल में कहीं दिक्कत हो गई, यूरोपियन ने कोई सैंक्शन लगा दिया, ये सब कुछ नहीं है। आप सीधा यहां से निकलिए, रूट पकड़िए और जाइए मलाक्का स्ट्रेट, और यहां सिंगापुर, और यहां तक इंडोनेशिया तक तो भारत की सिक्योरिटी है। उधर से रशियन गारंटी आ जाएगी, चाइना भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। तो आपके लिए एक बहुत बेहतर रूट बन सकता है, सस्ता बन सकता है। INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, भारत से ईरान, ईरान से अजरबैजान, फिर सेंट्रल एशिया, और उससे रशिया, और उसके बाद आपको पूरा यूरोप का मार्केट खुल जाता है। तो इसलिए शायद इस युद्ध में भारत उतना खुलकर वोकल नहीं हुआ इजराइल के पक्ष में। ऐसा नहीं था कि भारत इजराइल के पक्ष में नहीं था, लेकिन खुलकर नहीं बोला, क्योंकि उसे पता है कि ईरान के लिए INST जैसी चीजें हैं, चाबार है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो इकोनॉमिक नए रूट्स खुल सकते हैं, उसके बाद अगर भारत व्लादिवोस्तोक तक पहुंच गया, उसके बाद जो आर्टिक्स की सी लेन खुलेंगी, वो खनिज का भंडार है, भारत जैसे देशों को बहुत जरूरत है। रशिया चाहता था ना वार्म वाटर्स में आना, भारत भी चाहेगा आर्कटिक सर्कल में जाना। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रास्ता खोल सकता है भारत के लिए, तो रशिया ही खोल सकता है, और कोई नहीं है। यूरोप में कोई सहयोग नहीं करेगा। इतना इंपॉर्टेंट है आर्कटिक सर्कल का वो पूरा का पूरा रीजन कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए तैयार था, उसे कब्जा करने के लिए तैयार था, क्योंकि वहां से डायरेक्ट एक्सेस है। कनाडा और ग्रीनलैंड के ऊपर जो ट्रंप बोल रहा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। जानिए कि अगले कुछ समय में हो सकता है ट्रंप नहीं हो, उससे अगले वाला हो, लेकिन होगा। ग्रीनलैंड पे अमेरिका की नजर है, क्योंकि आर्कटिक लेन्स खुल रही हैं। तो बहुत जरूरी है कि इस तरह के रूट्स भारत एक्सप्लोर करे, मल्टीपल रूट्स हो। ऐसा नहीं है यूरोप वाला बंद हो जाएगा, हाँ नए खुल जाए तो और बेहतर है, और उसमें सहयोग अगर रशिया करे तो उससे भी बेहतर है। उसके बाद डी डॉलराइजेशन में
कहीं ना कहीं थोड़ी जल्दी होगी। मैं इसे डी डॉलराइजेशन नहीं कहूंगा, भारत एक सुगम पेमेंट सिस्टम चाहता है, उसका आफ्टर इफेक्ट डी डॉलराइजेशन है। जो स्विफ्ट है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक देश दूसरे देश को पेमेंट करता है, कंपनियां पेमेंट करती हैं, उससे निकलकर वो यूपीआई की तरफ जाना चाहते हैं, एमआईआर की तरफ जाना चाहते हैं। ये रशियन पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई भारतीय पेमेंट सिस्टम है। कि भैया स्विफ्ट की जरूरत क्या है, हम अपना कर लेते हैं ना आपस में। मैं ये नहीं कह रहा ये हो गया, या बहुत इजी हो जाएगा कि आज कह दिया मोदी जी ने कि भैया यूपीआई कर लेते हैं, एक फोन निकालो जयशंकर साहब, निर्मला सीतारमन अभी पुतिन को भेजते हैं $2 बिलियन। ऐसा नहीं होगा, काम होगा, वर्क करना पड़ेगा, शुरू में कमियां भी आएंगी, उसमें ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, लेकिन धीरे 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 उसे रिफाइन करके अगर आगे बढ़ा जाए तो बहुत बेहतर है। और उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तभी वो 2030 तक का एक टारगेट लेकर चल रहे हैं कि तब तक एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉपरेशन। उसके अलावा जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, G7 है, नाटो है, या और बहुत कुछ है, रशिया को निकाल दिया। इस बार भी G7 को पहले कहा भारत को नहीं बुला रहे हैं, फिर सबने कहा नहीं नहीं बुलाना पड़ेगा, फिर भारत आया। तो मनमाना किस तरीके से चलता है, इसको भी बैलेंस करना है, तो इन दोनों देशों को निकट आना पड़ेगा। जहां पर रशिया मजबूत है वो भारत को स्पेस दे, जहां भारत मजबूत है वहां रशिया के लिए स्पेस क्रिएट करे, या कम से कम उसके लिए प्रयास करे। तो उस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाए तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के ऊपर काम चल रहा है। डिफेंस हो, इकोनॉमी हो, करेंसी हो, टूरिज्म हो, हर चीज पे काम हो, ताकि वो गरारियां फंस सकें, वो मशीन अच्छे से चले। ये बहुत जरूरी है। वो गियर बॉक्स तभी आगे बढ़ेगा जब वो एक दूसरे में अच्छे से फिट होंगी, और एक तरीके से शील्ड एक दूसरे के लिए बनेंगे उन एलिमेंट के लिए। और देखिए इसके बाद ऐसा नहीं होगा कि भारत कहेगा, पुतिन कहेगा चलो हम कर लेते हैं और बहुत आसानी से हो जाएगा। बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, परेशानियां होंगी। परेशानियां किस तरह की होंगी? क्या अमेरिका को पसंद आएगा? क्या चाइना को पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने का निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे। अब भारत हथियार खरीदने लगे रशिया से, काटसा लगा देगा अमेरिका। S-400 पे बड़ी मुश्किल से छोड़ा था। बैन है कि आप रशिया से हथियार नहीं खरीद सकते। अभी कल मैंने एक वीडियो की है, सुबह की है, दूसरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिका भारत पे 500% का टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि भारत तेल खरीद रहा है रशिया से। 500%, 5 गुना। 100 रुपए का सामान 600 गुना, 600 रुपए का। ये प्रयास होगा। ऐसे बहुत सारे प्रयास होंगे आपके साथ। भारत के अंदर डिस्टर्बेंसेस होंगे, सीए, एनआरसी। वो डोनाल्ड लू आ जाएगा तमिलनाडु के अंदर कि भैया वो हिंदी का विरोध करो। बंगाल में से कोई जमात इस्लामी वाला खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान आपके ऊपर आतंकी हमला कर देगा। ये सब चीजें भी चलेंगी। चाइना नेपाल को उकसाएगा, चाइना म्यांमार में कुछ गड़बड़ करेगा, आपके नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने का प्रयास, ये सब कुछ होगा। क्योंकि आप जितने बड़े बनेंगे उतने लोग आपसे छोटे होंगे और उन्हें उतनी इंफीरियरिटी होगी और वो उतना विरोध आपका करेंगे। आपको उतने ज्यादा लोगों से लड़ना है। जितने बड़े हो जाएंगे उतनी दूर से दिखाई देंगे, उतने लोगों के निशाने पर आ जाएंगे। और भारत को इन सब चीजों से जूझते हुए खुद आगे बढ़ना है। लेकिन अगर रशिया के साथ ये डील होती है तो बेहतर है, क्योंकि इसमें मैं सबसे बड़ा जो फायदा भारत के लिए देख रहा हूं वो एनर्जी सिक्योरिटी देख रहा हूं। और भारतीय कंपनीज के लिए एक पूरा का पूरा नया, बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, बाइंग पावर भी बहुत अच्छी, लेकिन एक नया आयाम तो खुल रहा है। मैं तो कह रहा अफ्रीका में छोटी छोटी कंट्री भी अगर भारत के लिए दरवाजे खोल रही है तो ठीक है भाई, छोटी छोटी कंपनी को भी मौका मिल जाए वहां, छोटे छोटे ऑर्डर से ही बड़ी ऑर्डर्स बन जाए, कंपनीज बड़ी बन जाए। अफ्रीका भी एक बड़ा मार्केट भविष्य में बनने वाला है। जैसे भारत ने चाइना को वहां कई सारी चीजों में पीछे छोड़ दिया, मैं ये नहीं कह रहा चाइना अभी भी बहुत मजबूत है वहां, लेकिन भारत इनरोड्स बना रहा है। 2 व्हीलर्स है, दवाइयां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां धीरे धीरे अफ्रीका के अंदर अपना होल्ड भारत धीरे धीरे पकड़ रहा है। यहां तक कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर में रशिया के बरक्स हथियार का बड़ा सप्लायर बन रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन में बिजी है। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं वो कह रहे हैं यार रशिया से तो नहीं ले पा रहे, भारत से ले लेते हैं। तो आप धीरे धीरे जैसे अपने स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे दिक्कतें भी बढ़ेंगी, इसलिए आपको बड़े सहयोगी उस स्तर पर चाहिए कि वो आपके विरोध में ना जा सके।
अभी एक खबर आई थी कि भैया रशिया और पाकिस्तान का पैक्ट होने वाला है। भारत ने थोड़ी सी आंख इधर उधर करी, रशिया कह रहा नहीं नहीं, कौन 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 पैक्ट कर रहे हैं, इनसे कंगलों से करेंगे, कटोरा ही मांगेंगे, कटोरे में पैसा ही मांगेंगे, तो कुछ है नहीं। तो कुल मिलाकर भारत और रशिया के बीच अगर ये डील हो जाती है जिस तरीके से पुतिन ने इशारा किया है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर शुरुआत है। और हाँ, अगर ये खबरें ज्यादा आगे बढ़ती हैं तो भारत अमेरिका का ट्रेड डील होने वाली है या और बहुत देशों से हो रही है, तो उनमें भी दिक्कतें आएंगी। शायद भारत चाहता है कि पहले इन लोगों से कर लिया जाए, तो घर की बात है, बैठ के कर लेंगे बात चीजें। पहले ट्रेड डील अलग अलग कंट्रीज से, यूरोप में, अमेरिका से, इनसे एक बार सेटल कर ली जाए चीजें। उसके बाद रशिया है, जिस दिन कहेंगे उस दिन अनाउंस कर देंगे। क्या पता तय भी कर लिया हो, अनाउंस करने में इसलिए देरी हो रही। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पीछे, पर्दे के पीछे चलती रहती हैं, और पर्दे के पीछे क्या क्या चलता रहता है उसी का एनालिसिस लेकर हम आपके सामने आते हैं। और अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे दूसरे चैनल अनफिल्टर्ड इंडियन को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।